Yes, so very good morning to all of you. आज हमने कल से बहुत सारे शेयरिंग सुने हैं, लेकिन आज का सेशन का नाम किसी को पता हो, शायद पढ़ा हो। तो आज का सेशन का नाम है क्वीन ऑफ प्रिंसेस क्विज, जिसका मतलब है कि अपनी अंदर की आवाज को सुनना और उसको फॉलो करना। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सब कुछ पता होता है और हम समझते भी है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी हमसे हो जाता है। लेकिन जो खुद की अंदर की आवाज से, जो दिल में से वो आ रहा है कि नहीं, मुझे ये गलत लग रहा है, तो मैं उसको सबसे पहले जाके सही कर रहा हूं। तो फिर ऐसे ही हमारे बीच में एक है ह्यूमन बीइंग, जिसको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सो मैंने कुछ लिखने का शौक है, तो मैंने उनके लिए कुछ एक छोटी सी चीज लिखी है कि खुदा से बात करने की रजा तुझे क्यों दूसरों से चाहिए, वो हर पल धड़कता है तेरे दिल में, बस उसे पहचानना चाहिए। आसान नहीं है दिल की आवाजें सुनकर उसको पीछे दौड़ना, उसके लिए तो हिम्मत और हौसला दुनिया से अलग होना चाहिए। सो मैं इसी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा हमारी अवधि दीदी को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी स्मित ने सब कुछ बोल दिया है, इतना बढ़िया बोला है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। खाली इतनी चीज बताता हूं कि जो हम कह रहे हैं अपने अंतरात्मा को फॉलो करना, दिल को फॉलो करना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। उसको हर रोज भी करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातों में करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है। तो अवधि की पहले स्टोरी हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। थैंक यू। जैसे सबकी रोलर कोस्टर टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी रही, वैसे मेरी भी स्टोरी रही। सो मेरी स्टोरी में कुछ ऐसा था कि कभी कभी भाग जाने का भी मन करता था यहाँ से, कभी कभी रूफटॉप पे चिल्ला के बोलने का मन करता था, यस मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता था कि बाथरूम में जाके बहुत सारा रोना है, और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मेरा कॉन्फिडेंस कोई तोड़ नहीं सकता। सो ऐसी कुछ मिक्स्ड इमोशंस वाली मेरी जर्नी रही। ओके, सो मेरी जर्नी की शुरुआत मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, 16-17 ईयर्स की थी, तब से होती है। मेरे पापा बिजनेस करते हैं, वो सुबह निकल जाते हैं ट्रेन में और रात को वापस आते हैं। तो वो हर रोज शाम को घर पे आते थे और मैं जोर जोर से उन पे चिल्लाती थी, पापा मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ब्रांड न्यू आईफोन चाहिए, 21,000 वाला जो मार्केट में आया है ना, मुझे वही वाला आईफोन दिलाओ। मैं बहुत झगड़ा करती थी अपने पापा से, मैं चिल्लाती थी, मैं इमोशनल ब्लैकमेल ट्राई करती थी, मैं उनके लिए कुछ बना के ट्राई करती थी, मैं सब साम दाम दंड भेद एक करके मैं ट्राई करती थी कि पापा मुझे आईफोन दिलाओ। बहुत 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 गुस्सा, बहुत चिक चिक के बाद उन्होंने मुझे फाइनली, मुझे चाहिए था वो आईफोन दिला दिया। वो खत्म हुआ, पापा मुझे बाइक चाहिए, आप जो करना है करो, मेरे सभी फ्रेंड्स के पास बाइक है, मुझे भी बाइक दिलाओ। अगेन वो झगड़ा करती थी, मैं रोज शाम को पापा घर पे आते थे और मैं रोज शाम को पापा के साथ झगड़ा करती थी, मेरे सभी फ्रेंड्स के पास बाइक है, मुझे भी बाइक दो, मुझे भी चाहिए पर्सनल बाइक, मम्मी वाली बाइक नहीं चाहिए मुझे। फिर बहुत चिक चिक हुई तो पापा ने बाइक भी दिलवा दी। फिर मेरा कंटिन्यू चलता रहा ऐसा ही सब। मुझे रोज पानी पूरी खानी है बाहर, मुझे पैसे दो, रोज पैसे चाहिए मुझे। सभी मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं, मेरे मम्मी पापा भी देने चाहिए, तो मुझे रोज पानी पूरी बाहर खानी है, तो मैं रोज पैसे मांगती थी उनसे। मुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनने, मुझे वो कपड़े चाहिए, मुझे पैसे दो, मुझे महीने में एक कपड़ा तो लेना चाहिए ना, इतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो भी मांगती थी।
सो ऐसी किस्म की लड़की मैं थी। और मुझे मेरे मम्मी पापा पे इतना गुस्सा आता था, मैं इतना जो भी डिमांड करती थी तो पापा मुझे लास्ट में एक डायलॉग तो देते ही थे, बेटा तू अपने पैसे कमाए ना, तो जो करना है वो करना, जैसे जीना है वैसे जीना। मुझे लगता था यार कैसे मम्मी पापा है, मम्मी पापा की तो मॉरल ड्यूटी होती है अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करना। तो ऐसे ही मेरे झगड़े चलते रहे और आ गया मेरा 12th मैंने खत्म किया, 12th का वेकेशन आ गया। ऐसे ही रोज छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती थी मेरे घर में मम्मी पापा के साथ। 2 साल तक मोस्टली ऐसा घमासान चला था, कुछ भी मुझे चाहिए तो मैं झगड़ा करती थी, मैं डिमांड करती थी, मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करो, जमीन आसमान एक करो, मुझे दिलाओ। 12th का वेकेशन आ गया, पानी सर से ऊपर जा रहा था मेरा। अभी 12th का वेकेशन आ गया तो मैं खाली फोकट की घर में बैठी थी, मुझे कुछ करना था। तो एक बार मुझे फोन आया कि अवधि बैडमिंटन क्लासेस प्रोफेशनल कोचिंग शुरू होने वाली है, तुझे आना है तो आजा। आई वाज सो इंटरेस्टेड, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। तो मैंने बोला पापा को जाके, मुझे 2000 रुपए चाहिए, पर मंथ फीस है प्रोफेशनल कोचिंग की। एज यूजुअल, बेटा तू अपने पैसे कमाए, तब जो कर रहा है वो करना। मुझे लगा यार क्या करूं मैं, इनफ इज इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। फिर मैंने सोचा चलो आज रात को पापा आते हैं ना, तो अभी शायद पापा का मूड अच्छा नहीं होगा, तो रात में कुछ करके उनके लिए कुछ खाना बनाऊं, कुछ करूं तो थोड़ा उनको अच्छा लगे, फिर पूछूं। तो रात को ऐसा कुछ किया मैंने, पापा के लिए कुछ बनाया, फिर मैं एकदम प्यार से पापा के साथ बैठी, उनको पूरा परोस के दिया। फिर मैंने, पापा भी बहुत खुश थे, तो मैंने जाके उनसे पूछा पापा मुझे बैडमिंटन क्लास जाना है तो जाओ। बेटा सुबह तो बात हुई हमारी, 2000 रुपीज, अगर तू जाएगी तो देवल भी जिद करेगा, मेरा छोटा भाई, तू जाएगी तो उसको भी लेके जाना पड़ेगा, तो 4000 रुपीज हो जाएंगे। मैंने बोला क्या है यार, मुझे जाना है तो जाना है, अभी तो जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन मुझे तो जाना ही है, बहुत पानी इधर से ऊपर चला गया है, मुझे कुछ भी करके मैं जाऊंगी, मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। तो अभी मेरा वो शरारती जो दिमाग है वो शुरू हो गया कि क्या करे क्या करे क्या करे। अभी पैसे तो मिलने नहीं वाले मुझसे, मम्मी पापा देने नहीं वाले इस बार, अभी मैं क्या तिकड़म करूं। फिर मैंने सोचा रात को मैं इतना गुस्सा हो गई थी कि क्या करूं मैं, पेंसिल में इतना गुस्सा था मुझे कि मैं बॉल पेन से अपनी बुक में, वो गुस्सा आता है तब हम वो जोर जोर से लिखते हैं ना, तो मैं इतनी जोर जोर से कर रही थी कि मेरी बॉल पेन की पॉइंट टूट गई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। और फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब बहुत हो चुका है। और अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो टैलेंट है, चलो मैं उससे कुछ पैसे कमाने की ट्राई करती हूँ। तो आई वॉज गुड एट डांस, तो मैंने मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे कि मैं डांस क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसको आना है रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरी 3 बैचेस हो गई स्टार्ट, एंड एवरीथिंग वाज सेट। सो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने अपने डांस क्लास शुरू कर दिए, और मैं 6000 रुपीज उस महीने कमाई, एंड आई वाज सो हैप्पी कि यस देखा मैंने कर दिया। और मैंने उस 6000 में से 2000 अपनी फीस भरी और 4000 मेरी सेविंग हो गई। तो मैं बहुत खुश थी, मैं नाच रही थी, मैं दिखा रही थी देखो मेरे पैसे तो मैं ऐसा डांस कर रही थी मम्मी पापा के सामने। और पापा ने एक बात बोली, बेटा ये 4000 रुपए में ना तेरा घर का महीने का राशन भी नहीं आने वाला। मुझे लगा है, मुझे जैसे चाटा पड़ा 4000 रुपए में कुछ नहीं आता। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी घर में अकाउंट्स में कुछ किया नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने बोला सच में कि मुझे उल्लू बना रहे हैं। मेरे पापा मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं, तो मुझे लगा मुझे उल्लू बना रहे। फिर लगा ठीक है चलो होगा। फिर मैंने मम्मी से कंफर्म किया कि सच में नहीं आता,
मम्मी ने बोला बेटा कुछ नहीं आता, 4,000 रुपए में इतना नाचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अभी मुझे लगा यार ये तो इज्जत का सवाल हो गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, और ऐसे सब दिमाग में मेरे घूम रहा था। फिर 12th खत्म हो गया था, इसलिए मुझे अब कुछ शुरू करना था, मुझे नई लाइन लेनी थी, और ये सारी प्रोसेसेस में मैं पड़ गई। तो मेरा लॉक हो गया, मुझे ज्यादा पैसे कमाने थे, क्या करूं मैं पैसे कमाने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हमने हमारे 2-3 रिलेटिव से पूछा, सब कुछ पूछ परछ की, सब कुछ देखा कि मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए, मेरी आगे क्या लाइन होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली डिसाइड किया कि मुझे बीबीए विथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है। वो एक ऐसा कोर्स था कि जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता था, वो नई लाइन थी, और दैट इज मनी मेकिंग बिजनेस, वो ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन मिली। तो मुझे लगा मनी मेकिंग बिजनेस, पैसे तो कमाना है मुझे, तो चलो यही करते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है मुझे ये करना है। मैं और मेरे मम्मी पापा विद्यानगर जाके हमने कॉलेज भी देख ली, सब कुछ लॉक कर लिया था, और 14th June 2018 was the last day to pay the fees। वो लास्ट डेट थी फीस पे करने की कॉलेज में। एवरीथिंग वाज सेट, आई वाज सेट, मुझे आगे क्या करना है, एवरीथिंग वाज लॉक्ड, सब कुछ फिक्स है। इतने में एक बार मई एंड 2018, मुझे डेट पक्की याद नहीं है, विनीत का फोन आया मेरे पे। विनीत ने बोला अवधि तुझे याद है MHS 2 जो L3 वर्कशॉप होती है उसका MHS 2 था मेरा, तो उसमें संजय भाई शिबा दीदी आए थे हमारी बैच में, उन्होंने कुछ वो 2 साल के प्रोग्राम की बात की थी MHE करके, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो शिबा दीदी ने बोला है कि तुम्हें भी एक बार पूछ ले। मैंने बोला मैं जाने तो वाली नहीं हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये 2 साल की फेलोशिप में, मेरा तो सब कुछ लॉक है ऑलरेडी, मैं तो ये करने वाली हूं, तो क्या करूं, मुझे नहीं जाना। मैंने बोला मैं तेरे को कंफर्म करती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन 5 बजे सुबह निकलना था ट्रेन में, और रात 7 बजे विनीत का मेरे पे कॉल आया था। मैं बोला मैं कंफर्म करती हूँ तुझे। फिर मैं तो मेरा कुछ क्राफ्ट का कुछ करके बैठी थी, पूरा सामान लेके, और मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने बोला चलो यार ऐसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे डांस क्लास खत्म हो गए, कुछ काम धंधा नहीं है मेरे पास, इससे अच्छा चलो 10 दिन जाके आती हूँ, वैसे भी मेरा एडमिशन तो 14 जून को है, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी 10-15 दिन तो है, और लास्ट डेट होगा उसमें मम्मी पापा को बुला लूंगी कि हम एडमिशन करने चले जाएंगे वहां से, मेरा वो 10 दिन 15 दिन का प्रोग्राम हो जाएगा। तभी तो कुछ पता नहीं था, फर्स्ट बैच थी, एक्सपेरिमेंटल बैच थी, सो MHE क्या है, कैसी प्रोसेस है, क्या ट्रेनिंग है, कुछ पता नहीं था, कोई बेस नहीं था। तो ऐसा सोच के मैंने मम्मी को बोला मम्मी 10 दिन है जाके आओ। मम्मी ने बोला तेरे को जो करना है वो कर, तुझे जो चाहिए वो कर। मैं जाके आती हूँ। मम्मी ने बोला 2 साल वहां पे रह तो नहीं जाएगी ना। मैंने बोला नहीं 2 साल वहां पे नहीं रहना, सो जाने दो ना, जाके आती हूँ मैं, ऐसा मैंने बोला, और मैं आ गई ट्रेनिंग में। 14 जून 2018, 10-15 दिन खत्म हो गए ट्रेनिंग के, एंड आई वॉज नॉट सिलेक्टेड इन MHE। यस, आई वॉज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज MHE ऐसा प्रोग्राम था जो वडोदरा बेस्ड प्रोग्राम था, रेसिडेंशियल प्रोग्राम था, और मेरा स्टडी विद्यानगर में था, और मुझे कोई ऐसा दुख नहीं हुआ था। फिर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ एक बात शिबा दीदी ने बोली थी, वो मेरे दिमाग में पड़ गई। दीदी ने ऐसा बोला था बेटा तुझे लाइफ में जो करना है वो कर, लेकिन सिर्फ इतना सोचना कि तू जो करने जा रही है वो तू लाइफ टाइम एंजॉय करेगी, ये काम तुझे लाइफ टाइम करना हो तो तुझे मजा आएगा, बस इतना सोच के तू कर, तुझे जो करना है वो। मैंने बोला दीदी की बात में दम तो है,
फिर मेरे मम्मी पापा आ गए 14 जून को मुझे यहाँ से विद्यानगर ले जाने के लिए और मैं उनके साथ चली गई। मैं सोच रही थी लेकिन इतना ज्यादा कुछ था नहीं, मैं चली गई एडमिशन के लिए, वैसे भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। और फिर रास्ते में मैं पागल हो गई थी, इतने सारे मुझे विचार आ रहे थे, इतने ज्यादा थॉट्स थे मेरे दिमाग में, क्या करूं क्या करूं, मैं रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, मैं मेरे 3 साल इन्वेस्ट करने जा रही हूँ वहां पे, सच में ये काम मैं एंजॉय कर पाऊंगी, करूंगी मैं, क्या करूंगी, मुझे तो कुकिंग का सी भी नहीं आता, हॉस्पिटैलिटी में कर पाऊंगी मैं, पता नहीं था मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, ऐसा बोलते हैं मेरा दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा, इतने ज्यादा मुझे क्वेश्चंस थे खुद को लेके कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो सही है क्या, मुझे सच में पैसों के लिए काम करना है, सच में मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं अपनी लाइफ में, एट द एंड ऑफ माई लाइफ क्या इतने सारा पैसा होगा मेरे पास तो मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और एक मोमेंट ऐसा आया जब मैंने अपने मम्मी पापा को बोला पापा गाड़ी रोको, मैंने पापा को लिटरली ऐसा बोला था कि पापा गाड़ी रोको, मुझे लगता है मुझे ये नहीं करना, मेरा दिल कुछ और बोल रहा है, मुझे नहीं कमाना पैसा इतना ज्यादा। वो मुझे समझे और उन्होंने गाड़ी घुमा ली। मैं वापस यहाँ पे आई, मैं उछल उछल के आई कि मुझे नहीं करना, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मैंने बोला कि मैं एमएसयू में ही करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे कोई स्कोप है, वैकेंसी है? तो बोला हाँ, हमने तो सिर्फ इसी वजह से तुझे ना बोला था। इसी तरह मैं एमएचई में आई, आ तो गई लेकिन कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, 2 साल कैसे जाने वाले हैं, कोई बेस नहीं था, कोई एल्डर नहीं था, कोई एल्डर बैच जैसी नहीं थी कि जिनको देख के पता चले ओके कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ पता नहीं था। तो मैं आ गई, 6 महीने अच्छे से बीत गए, मुझे थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स आई लेकिन आई वाज हैप्पी, मैं अच्छा कर रही थी, मैं सक्सेसफुल हो रही थी, स्ट्रगल्स आ रही थी लेकिन वो कोई पहाड़ जैसी स्ट्रगल नहीं थी मेरे लिए। फिर आया जनवरी 2019, अवधि इज लीडिंग सहस्त्रशाला प्रोजेक्ट ऑफ वडोदरा रीजन। मुझे ये नया काम दिया गया, मुझे बहुत पसंद था लोगों के साथ काम करना, बाहर जाना, ओएसएस के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, आई लाइक्ड इट, मुझे बहुत पसंद था वो काम करना। तो वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया एंड आई वाज हैप्पी। मैंने गोल लिया जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मैंने गोल लिया, मैं 3 महीने में 300 ऐसी की तैसी के सेशंस करूंगी, ये मेरा गोल था, 300 सेशन। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मुझे पूरा ओवर कॉन्फिडेंस बोलो चलो, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं कर ही लूंगी। पहला महीना गया, 5 सेशन हुए, मुझे लगा क्या हो रहा है यार, पता नहीं चल रहा कुछ भी, क्या गड़बड़ हो रही है। मुझे लगा चलो 1 और महीना जाने दो, 5-10 सेशन हुए, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं पहली बार लाइफ में फेल हो रही हूँ, मैं कभी फेल नहीं हुई थी। आई वॉज वन ऑफ दी टीचर की चमची बोलो ना, वो फेवरेट स्टूडेंट जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हो स्कूल में, लाइमलाइट में हो, ऐसी कभी फेलियर आई नहीं थी मेरे पास, और आई भी हो तो मेरी मम्मी पापा ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया। ये पहली बार था जब मुझे लग रहा था मैं फेल हो रही हूं मेरी लाइफ में। तीसरा महीना गया, एट द एंड ऑफ 3 months मेरे 300 में से सिर्फ 35 सेशंस हुए। मुझे पता नहीं चल रहा था व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग,
क्या गलत हो रहा है, मैं कहाँ पे वीक हो रही हूँ, क्या गड़बड़ है। मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूं, इसलिए मेरे से नहीं हो रहा। तब संजू भाई ने मुझे बोला, मुझे पता है तू कर पाएगी। मैंने ट्राई किया। फिर अप्रैल गया, मई गया, कुछ नहीं हुआ, 0 था वो स्कोर बोर्ड। मुझे इतना एम्बैरस फील हो रहा था जब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी शीट लगती थी और मेरी इतनी कम प्रोडक्टिविटी होती थी सबसे। मुझे बहुत खराब फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे भाग जाना है, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे, मैं नहीं फेल होना चाहती। सॉरी। फिर आया जून, हिमालय ट्रैकिंग। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यस हिमालय जाना है, बहुत मजा आएगा, वहां पे नेचर के पास रहूंगी और अपने खुद के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढूंगी। मुझे वैसे भी नेचर बहुत पसंद है, मुझे पीस बहुत पसंद है, मुझे साइलेंस बहुत पसंद है, मुझे बात नहीं करनी। ऐसा रूल भी था, मैं बहुत खुश हो गई थी जब ये रूल सुनने को मिला कि फोन लेके नहीं जाना है और बातचीत नहीं करनी है। हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त थे जो बहुत बोलते थे, मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं सुनना, अच्छा है, शांति है, शांति मिलने वाली है। कि कैसे तो रूल बना दिया था कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं, सबको शांति से चलना है और साइलेंस प्रैक्टिस करना है। तो हम चले जा रहे थे। जर्नी स्टार्ट हुई हमारी ट्रैकिंग की और मुझे आज भी याद है, नीचे खड़खड़ बहती नदी थी, बहुत सारे पत्थर थे, सामने माउंटेन्स थे, इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था और हम एक बहुत सुंदर जगह पे स्टे था हमारा। और हम ऊपर चढ़ के गए, फ्रेश हुए, फिर हम सबको डायरी लिखनी थी, हमें रोज वहां पे डायरी लिखनी होती थी। तो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि व्हाट इज मिसिंग, मुझे आई हैव टू फाइंड आउट, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा कि क्या मिस हो रहा है। और वहां पे जाके मैं शांति से, टेंट था, टेंट के पीछे, मुझे सबके सामने रोना नहीं पसंद, तो मुझे रोना आता है तो मैं छुप जाती हूँ कहीं पे। तो मैं टेंट के पीछे चली गई और मैं लिख रही थी। फिर मैंने खुद को पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बहुत बार सुना था, संजू भाई, शिवा दीदी दोनों बोलते थे, पहले व्हाई क्लियर करो, फिर व्हाट क्लियर करो, फिर हाउ क्लियर करो। मेरा व्हाट तो क्लियर था, मुझे क्या करना है वो क्लियर था, मुझे इतने सेशंस करने हैं, यहाँ पे करने हैं, कैसे करना था वो भी थोड़ा बहुत क्लियर था। फिर मुझे स्ट्राइक हुई कि व्हाई क्लियर है, क्यों करना है, प्रोडक्टिविटी के लिए करना है, इतने ज्यादा नंबर हो सेशन के, वडोदरा का नाम ऊपर दिखे इसलिए करना है, क्यों करना है। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो पैसों के लिए कर रही थी, मुझे जिंदगियां बचानी है या मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे क्या चाहिए। और उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा मोटिवेशन ही रॉन्ग है, तो कैसे काम होगा। और उसके बाद मैं वापस आई और मुझे पता चला, मैं उसको बोलती हूँ मेरी स्टोरी है फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। मैं वो स्टोरी को मैं अपना ऐसा नाम देती हूँ कि तब जाके रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों की जिंदगियां बचानी है, पैसे मिले या ना मिले। और उसी वक्त मैंने शिवा दीदी के साथ बैठी, मुझे याद है मैंने शिवा दीदी को बोला था, दीदी इस काम के लिए प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, दूसरा प्रोजेक्ट दो जिसमें मुझे प्रोडक्टिविटी मिले, जिसमें मुझे पैसे मिले। ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी में काउंट ही नहीं करना, भूल ही जाओ, इसके दिखने ही नहीं चाहिए मुझे इसका फिगर। दीदी ने बोला ठीक है, तुझे एक और प्रोजेक्ट देती हूँ,
लेकिन तेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। पता नहीं दीदी ने क्या सोच के दिया, दीदी ने बोला ठीक है जाकर। और फिर मैंने स्टार्ट किया। मिसाल प्रोजेक्ट था, उसके बाद मुझे मेरे रीजन में मिसाल प्रोजेक्ट करना था। मैंने अपनी टीम बनाई, सब दोस्तों को इकट्ठा किया। पहले कैसा होता था मेरे साथ कि सब दोस्त आते थे, फिर ऐसा बोलते थे अवधि मुझे काम है, मुझे ये सेशन नहीं लेना, मुझे ओरिएंटेशन में नहीं जाना, मेरे पास काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैं उनको बोलती थी कि आपको ओरिएंटेशन का सेशन लेना है मिसाल प्रोजेक्ट का। फिर मेरी वाई क्लियर हुआ मुझे कि मुझे क्यों काम करना है, इसलिए अब मैं उनको बोलती थी हमारे देश की ऐसी परिस्थिति है, उसको बदलने के लिए मुझे लीडर्स चाहिए। ये सिचुएशन है, ये देखो हमारे इंडिया को, अगर इतने ज्यादा लीडर्स हमें मिलेंगे तो हमारा देश कहां जा सकता है। मैं फिर इस मोटिवेशन के साथ उनसे बात करती थी और वो सब समझते थे। और उन्हें उन सब दोस्तों के बहुत सारे कॉलेजेस के प्रोग्राम्स थे, सब यंगस्टर्स थे। सो पेरेंट्स ना बोलते थे, पेरेंट्स मना कर देते थे, कॉलेज होती थी, स्कूल्स होती थी, लेकिन सब कुछ मैनेज करके वो आते थे क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, अवधि के लिए नहीं कर रहे। पहले उनको फील होता था कि हम अवधि बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, अब उनको फील होता था कि नहीं, हम हमारी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये काम करना है। एंड दैट मिसाल वाज record breaking, 500+ entries from Vadodara and I was very happy. वो record break था और मुझे आज भी याद है वो दिन मिसाल का सेलिब्रेशन था गांधीनगर गृह में, जो वडोदरा का सबसे बेस्ट हॉल है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। वहां पे हमने हमारा सेलिब्रेशन रखा, स्पॉन्सरशिप मैनेज की, सब कुछ मैनेज किया, स्पॉन्सरशिप करवाई, लोगों को बुलाया, टीम बिल्ड की। इतनी अच्छी टीम बिल्ड हुई उस बार। मुझे याद है मैं पीछे ऑडियंस में बैठ के शो एंजॉय कर रही थी। आई वॉज लीडर ऑफ मिसाल। मैं नॉर्मली क्या होता है, लीडर होता है तो सब भागा दौड़ करता है, काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं पीछे बैठ के शो एंजॉय कर रही थी और सब काम मेरे दोस्त, मेरी टीम कर रही थी। उसी मोटिवेशन के साथ कि ये अवधि का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, सबको ऐसा फील हो रहा था कि हमने साथ में मिल के मिसाल किया। सो वो सुपर्ब जर्नी रही। मैंने बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस किए, मैंने बहुत कुछ काम किया एंड आई वॉज फीलिंग कि यस, अवधि इज बैक। मुझे ये फील हो रहा था कि अब मैं आई एम बैक। आई वॉज वेरी हैप्पी। वो फिर मेरा वापस अच्छा फेज, डिप्रेशन से वो निकल गया। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम था, उसके बाद एक ड्रीम इंडिया, मैंने कभी ड्रीम इंडिया अटेंड नहीं किया था, तो वो मेरा फर्स्ट ड्रीम इंडिया कैंप था। मुझे ड्रीम इंडिया कैंप में एज अ फैकल्टी आने का मौका मिला था। मिसाल प्रोजेक्ट के बाद सब काम चल रहा था वडोदरा में, सब लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, कोई फ्रीडम पेरेंटिंग कर रहा था, कोई ऐसी की तैसी कर रहा था, जिसको जो इच्छा हो, जो अंदर से फील हो रहा हो। मैंने उन सबको मोटिवेट करके प्रोजेक्ट्स दिए, वो सब इंडिपेंडेंटली टीम बना के काम कर रहे थे एंड थिंग्स वर गोइंग गुड। फिर मैं यहाँ पे आई ड्रीम इंडिया के लिए कुछ दिन, 10 दिन। यहाँ ऊपर सरकार है, ऑफिस है, मैं वहां पे बैठी थी एक रात और मुझे एक फोन आया। मेरे एक ऐसे दोस्त का फोन था जिसने मुझे, जो सिर्फ मेरा क्लासमेट था, मोस्टली 4 साल के बाद उसने एक फोन किया था मुझे। मैं उसको क्लास में हम हाई भी नहीं बोलते थे एक दूसरे को, ऐसे हम सिर्फ क्लासमेट था। उसका कॉल आया, मैंने बोला शायद गलती से लग गया होगा, मैंने कट कर दिया। कभी फोन नहीं आया होता तो ऐसा ही लगता है कि 4 साल के बाद क्या, कोई कनेक्शन भी नहीं है, अच्छा दोस्त भी नहीं है, गलती से ही हो गया होगा, ऐसा लॉजिक दौड़ा के मैंने कट कर दिया। वापस से फोन आया उसी दोस्त का। मैंने बोला क्या कर रहा है, अभी तो मुझे काम है और मेरी वैल्यू भी है कि मुझे फ्रेंड्स की कॉल नहीं रिसीव करने हैं,
हमारी ऐसे एमएचए में वैल्यू थी कि फैमिली फर्स्ट, फैमिली के साथ ही हम 20 मिनट्स बात करते हैं, बाकी हम किसी का कॉल अटेंड नहीं करते। तो फोन नंबर तो था सबके पास, तो सब कॉल तो करते हैं, और उस टाइम पे एमएचए में फोन अलाउड भी था, फोन हमारे पास रहता था। तो मैंने क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरी वैल्यू है सो मैं नहीं उठाऊंगी, मैंने कट कर दिया। दूसरे एक दोस्त का फोन आया, सेम ऐसा ही दोस्त था जिसको ना जान ना पहचान, वो मैं तेरा मेहमान टाइप कि कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे दोस्त ने वापस फोन किया। मैं बोला ये कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे लोग मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। मैंने वापस कट कर दिया, मेरी तो वैल्यू है, मैं नहीं उठाऊंगी। फिर मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, इमरजेंसी प्लीज रिसीव कॉल। मैंने बोला इमरजेंसी, चलो 1 मिनट बात कर लेती हूँ, फिर मैं कम्युनिटी को बोल दूंगी कि ऐसा कुछ इमरजेंसी का मैसेज था इसलिए मुझे कॉल रिसीव करना पड़ा। मैंने ट्राई किया अवॉइड करने का, मैंने कॉल उठाया, मैंने बोला जल्दी बोल, मेरी वैल्यू है, मैं बात नहीं कर सकती ज्यादा। उसने मुझे बताया कि अवधि तुझे याद है हमारी क्लास में ये लड़का पढ़ता था। मैंने बोला हाँ याद है। उसने सुसाइड कमिट किया है। हम सब उसके घर जा रहे हैं, तू आएगी? पूरी बैच उसके घर गई थी। मैंने बोला मैं नहीं आ सकूंगी, सॉरी। फिर मैंने इंक्वायरी करने की और पूछने की ट्राई की कि क्यों सुसाइड किया था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया गलती से उसके छोटे भाई ने बोल दिया हम सब लोगों के सामने कि सिविल इंजीनियरिंग उसने गलती से ले लिया था, उसको बहुत पछतावा हो रहा था। मम्मी पापा अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे थे इसलिए मम्मी पापा बहुत डांट रहे थे, कॉलेज में से भी बहुत प्रेशर आ रहा था, वो हैंडल नहीं कर पाया। और महावीर जयंती का दिन था, मम्मी देरासर गई थी, पापा देरासर गए थे, मैं घर में ही था, और वो ऊपर गया और छत से कूद गया। I was blank. मैं कुछ रिएक्शन नहीं दे पाई, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने बोला ओके। फिर मैं सो गई जाके, रात थी। इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था उस दोस्त के साथ, इसलिए मुझे कुछ रोना वोना नहीं आया कि 4 साल से मैंने उसके साथ कोई बात नहीं की थी, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। इसलिए मुझे लगा हाँ वैसे भी इंडिया में बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसने कर लिया सुसाइड। मैंने बोला उसकी फैमिली को बोलना कि मेरी तरफ से प्रेयर्स। मैं रात को जाके सो गई। मुझे बुरे सपने बहुत लंबे टाइम तक याद रहते। सो मुझे उस रात एक सपना आया था। मुझे पसीना आ रहा था रात को, मैं बहुत रो रही थी। सपने में तो रो ही रही थी लेकिन रियली में भी बहुत रो रही थी। रात को आंखें बंद थी, लेकिन होता है ना, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैं सच में रो रही थी, पसीना आ रहा था, और मैं एकदम से उठ गई, झटके के साथ उठ गई। मुझे सपना ऐसा आया था, मेरे मम्मी पापा और मैं तीनों बैठ के रो रहे थे, और मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया। मेरे पैर कांप रहे थे। वो लड़का किसी का तो भाई होगा, किसी का तो बेटा होगा, किसी का तो रिलेटिव होगा, किसी का तो बेस्ट फ्रेंड होगा। अगर हमारे रिलेटिव, हमारे भाई बहन
ने कुछ ऐसा किया होता तो हमारी क्या हालत होती। फर्स्ट टाइम मैं सोच पाई कि उसके छोटे भाई की क्या हालत हुई होगी, उसके मम्मी पापा की क्या हालत हुई होगी। उस टाइम मैंने डिसाइड किया, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उसको। सॉरी। और उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस ऐसी की तैसी मोमेंट को इतना ऊपर लेके जाऊंगी, इसका मैसेज पूरी दुनिया में सब तक फैलाऊंगी, जितने लोगों को बचा सकूं उतने लोगों को बचाऊंगी। मैं इस सपने से इतनी डर गई थी कि मुझे आज तक याद है। मैं वापस वडोदरा गई, मैंने सब टीम को सब कुछ बोला, सब छोड़ छाड़ के इधर आओ। मैंने उनको ये चीज फील करवाई, ये समझाया कि मुझे ऐसा फील हुआ मेरे दोस्त ने सुसाइड किया। उन लोगों को भी धक्का लगा एंड वी डिसाइडेड कि सब कुछ बंद करके हमें वडोदरा में सिर्फ ऐसी की तैसी करनी है। मैंने परमिशन नहीं ली शिपा दीदी से, मैंने नहीं पूछा संजू भाई को कि मैं करना चाहती हूँ ये, मैंने कर दिया। 10 दिन वो ऐसा टाइम था जब मुझे सोते जागते, मैं रात को सो रही हूँ तभी भी मुझे यही याद आता है कि कल किस जगह पे सेशन है, किसको भेजना है, कितनी बुक्स लेके जाना है, सब मैनेजमेंट हो गया है। मुझे रात दिन बस एक ही चीज करनी थी। और याद है मुझे कि जो लड़की ने 3 महीने में 35 सेशंस किए थे, वही सेम लड़की ने 10 दिन में 70+ सेशंस किए। क्योंकि वो दिल बदल गया, उसको पता चला कि क्यों करना है, वो फील हुआ। एंड दिस इज हाउ मेरी जर्नी आगे बढ़ी। फिर अच्छा काम हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और एक नई मुसीबत आई। हमारे सबके रूम्स रीशफल किए गए और मैं और करुणा एक ही रूम में आए। हम दोनों की बहुत चिक चिक होती है, हम दोनों बहुत झगड़ते थे। वो टाइम ऐसा था जब मेरा दिमाग में सिर्फ ऐसा घूमता था, मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे कोई घर काम नहीं सीखना, कुकिंग वुकिंग दैट इज नॉट माई जॉब, मैं नहीं करूंगी, कचरा पोता मैं नहीं करूंगी। मैं बहुत कामचोर थी। इन शॉर्ट, वो मेरी मम्मी को भी पता है कि मैं बहुत कामचोर थी। मुझे किचन में पैर रखना होता है तो मैं किचन में पैर रखूं तो मेरी मम्मी बोलती है भगवान ऊपर से नीचे आ गया। ऐसा टाइम था। उस टाइम पे भी मुझे ऐसा ही था, मुझे कुकिंग नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना। करुणा थी, मुझे हर बार टोकती थी, अभी तेरे कपड़े तूने गड़ी नहीं किए, अभी तूने तेरे कपड़े धोए नहीं। मैंने मुझे पहनना है ना, तू क्या बोलती है? लेकिन वो कम्युनिटी थी ना, तो बोलेगी। ऐसा सब झगड़े होते थे, ऐसा सब होता था उस टाइम पे। और एक रात मुझे याद है, ऐसा रोज चलता था, फिर सबको दिखने लगा कि मैं कामचोर हूं, फिर सब लोग ऐसा मौका ही ढूंढते थे कि मुझे काम दे कुछ करके। ऐसा ही देखते थे कि ये इस लड़की को पकड़ना है, इसको काम करवाना है। मुझे लगता था यार मैं इतनी थकी हारी बेचारी बच्ची, घर पूरा दिन काम करके सुबह रात को घर पे आती हूँ, फिर ये चिक चिक। तब मुझे रियलाइज हुआ मेरे पापा की मैं क्या हालत करती थी कि वो थक के आते थे घर पे और मैं चिक चिक करती थी, बहुत बोलती थी, बहुत झगड़ा करती थी, तो पापा की क्या हालत होती होगी। और
एक बार ऐसा हुआ था कि सब लड़कियां सामने बैठी थी, मुझे बोल रही थी, मुझ पे गुस्सा कर रही थी, तू ये नहीं करी, तू ये नहीं करी, तू ये नहीं करी, तू ये नहीं करी। एमएचसी सिर्फ प्रोडक्टिविटी और काम के लिए नहीं है, लिविंग के लिए भी है। तेरा एमएचसी खत्म होने वाला है लेकिन तू पास नहीं कर पाएगी ये सब। तो मुझे इतना बुरा लगा, तो मैंने रो के बोला कि मैं करूंगी, आई एम सॉरी। और फिर मेरा हार्ट ब्रेक हो गया उन्होंने जो मुझे बोला कि अब तेरे आंसू है ना, वो हम पे कुछ इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि तू रोती है, सॉरी बोलती है, फिर तू कुछ करती नहीं है। मुझे धक्का लगा। और मैंने सुना था संजू भाई हर बार बोलते थे कि कम्युनिटी इज योर मिरर, आप जैसे हो वो आपको वैसा दिखाती है। मैंने ये बात सोची और मुझे लगा कि मुझे कैसी लड़की बनना है, मुझे क्या करना है। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। खाना बनाना आना चाहिए मुझे, ये सारे घर काम भी आने चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है सिर्फ काम ही करना है, वरना मेरा माइंडसेट तो ऐसा था, मैं काम करूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, फिर मैं सर्वेंट रख लूंगी घर में, मुझे कुछ नहीं करना खुद से। तब मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे ये सब सीखना चाहिए। जब ये धक्का लगा मुझे कि मेरा मिरर कैसा है, टूटा हुआ है, उसको जोड़ना है मुझे। फिर मैंने स्टार्ट किया इनिशिएटिव्स लेना, सब काम करना। और मुझे याद है कि एक बार ऐसा था कि कोई नहीं था, खाना बनाना था घर पे और सबके लिए, और सबके पास बहुत सारे काम थे डेडलाइन ओरिएंटेड, लेकिन मैंने बोला मैं बनाऊंगी खाना सबके लिए। सब लोग वाज लाइक तू खाना बनाएगी, हम सबके लिए, खा पाए वैसे बनाएगी। मुझे लगा कितना डाउट है लोगों को मुझ पे। मैंने खाना बनाया और मैंने बहुत प्यार से खाना बनाया और मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, राइट। सो मैंने उस टाइम वो इतने प्यार से मैंने बनाया था और सबने खाया और सबने तारीफ की, अवधि आप बहुत अच्छा बनाया तूने। उस टाइम मुझे लगा वाह यार, कितना अच्छा लगता है जब मैं किसी के लिए खाना बनाती हूँ और वो लोग खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरा पेट तो वैसे ही भर गया था कि दूसरों को खाना मिले, बस मेरा पेट वहां पे ही भर गया था। और उस टाइम मैंने सीखा कि यार कम्युनिटी क्या चीज है। अगर ये दोस्त नहीं होते तो शायद मैं काम सीख जाती, लेकिन मैं लाइफ नहीं सीखती। और इन दोस्तों की वजह से आज उस टाइम मैंने सीखा कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। छोटा कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, सब काम करना आना चाहिए। वो उन लोगों ने मुझे समझाया, और शायद वो सब दोस्त नहीं होते तो मैं नहीं समझ पाती ये चीज। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि इंडिपेंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। आपको खुद का खाना बनाना नहीं आता तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको खुद का घर काम करना नहीं आता तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब इंडिपेंडेंट मुझे आ गया है, मैंने सीख लिया है, अब मुझे ये चीज वापस नहीं दे देनी, मुझे छोड़ नहीं देना, मुझे करना है ये सब। एंड इसके बाद एक ऐसा पड़ाव आया कि 6 महीने बाकी है एमएचसी को खत्म होने को। अभी आगे क्या करना है, ये क्वेश्चन सामने आ गया। ऐसा लगता है लाइफ में शांति आती ही नहीं है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो ये आ गया कि अभी 6 महीने बाकी है एमएचसी को, आगे क्या करना है, वापस घर जाना है, क्या करना है मुझे। मैंने सोचा इतनी मेहनत करके, इतना सब करके, ये खुद के पैरों पे चलना सीखी हूँ, अब वापस वो क्रच लेके चलना है, वापस से हैंडीकैप होना है। नहीं, मुझे खुद से ही चलना है, अब मुझे हैंडीकैप नहीं होना। ऐसा मैंने सोच लिया था। पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन मुझे वापस से हैंडीकैप तो नहीं होना है, मुझे वापस से डिपेंडेंट तो नहीं होना है। इतना मेहनत करके मिला है ये चीज मुझे। और इसी कंफ्यूजन के दौरान क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा काम करूं, क्या लेके जाऊं, मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाऊं। उसी टाइम पे एक लाइफ कैंप मिला मुझे।
गोरज में था, विलेज एरिया था, तो वहां पे बहुत प्यारे बच्चे थे। टीचर ने बोला कि ये बहुत शैतान बच्चे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ। मैंने बोला नहीं, आप जाओ। और टीचर ने ऐसा बोला, लेकिन मुझे उल्टा अनुभव हुआ कि वो बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। वो टीचर था जो उसको ऐसे देख रहा था कि बहुत शैतान बच्चे, लेकिन बच्चे तो बहुत अच्छे थे। और मुझे याद है कि बहुत बहुत प्यार से मैंने उनको पूरा लाइफ कैंप लिया, बहुत वो श्रद्धा से कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, वो मान के मैंने पूरा लाइफ कैंप लिया। मैं बहुत खुश थी। बच्चे लिटरली रोए अपना ड्रीम शेयर करते टाइम कि दीदी मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है अपनी लाइफ में। मैंने बोला हाँ बेटा, तू बनना, तू बन के दिखाएगा। मैंने सीखा था यहाँ पे कि कुछ भी हो, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए एक भी बच्चा। तो मैंने बहुत मोटिवेट किया उनको कि बनना, तू करके दिखाएगा, मुझे पता है। और वो बच्चे ने बहुत प्यार से रोते रोते कि हाँ मैं करूंगा दीदी, आप मिले, आपने बोला ना कि कर पाएगा तो मैं करूंगा। लास्ट डे था लाइफ कैंप का और मैंने सबको पूछा कि अब बताओ। पहले वो बच्चे डर डर के बताते थे मेरा ड्रीम क्या था। लाइफ कैंप में वो इतने कॉन्फिडेंट फील हुआ उनको, तो मैंने लास्ट डे वापस पूछा सबको कि आपका ड्रीम बताओ। तो सबने उछल उछल के अपने ड्रीम बताए उस दिन। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा आपका ड्रीम क्या है। मैं एकदम उछल के बोली कि आप जैसे बहुत सारे बहुत सारे बच्चों को हेल्प करना मेरा ड्रीम है। उस टाइम मैंने ऐसा कुछ सीरियसली नहीं बोला था। फिर मैं वापस गई रूम में और मैंने सोचा, मैंने खुद के दिल से पूछा कि क्या करना चाहती है अवधि तू। और उसने बोला, दिल ने बोला कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प करना चाहती है तू। और इसी तरह मैंने ये सोचा कि मुझे बहुत सारे बच्चों को हेल्प करनी है। पता नहीं, आज भी पता नहीं कि कैसे करनी है, क्या करना है, लेकिन ये पता है कि मुझे यही करना है। अभी मुझे अपना रास्ता और क्लैरिटी से ढूंढना है, बट आई एम श्योर कि मुझे यही काम करना है। मुझे रहे ओएसिस का नाम हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये ओएसिस का सोल चाहिए। मैं ओएसिस के सोल को लेके जाना चाहती हूँ आगे। एंड ऐसी मेरी जर्नी रही। एंड I'm very, very grateful to my mentors, especially Sanjeev bhai. Thank you so much for always trusting and believing in me and being a best friend. And my parents, thank you so much. आपने मुझे हमेशा मेरे पे ट्रस्ट किया, बहुत सारा प्यार किया, मुझे अलाउ किया कि जा खुद की जिंदगी चूज कर। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स, कि जिनके बिना मेरी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो पाती। एंड अल्टीमेटली आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी टू से कि जो MHE प्रोसेस ने मुझे बनाया है, आज उसी प्रोसेस को मैं लीड कर रही हूँ। So it was not just a fellowship. ये कोई खाली fellowship नहीं थी मेरे लिए. It was my life that I got back. Thank you. I think she doesn't leave much to be told. अवधि को 2 साल में 2.5 साल में जो जाना है, उसमें उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इवन दो उसने आज बहुत सेंसिटिवली जो भी शेयर किया है वो, मगर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर्स, यूथ लीडर्स जिसको बोलते हैं कंट्री में, जो हम जिसका सपना हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर लीडर्स जो बनेंगे, शी इज़ वन ऑफ द टॉप प्रॉमिसिंग लीडर्स for the country, not just Oasis but for the country is what we have seen in her. उसकी leadership जो leadership abilities है, not that she has shared anything much about it, मगर बड़ौदा region जो हम बड़ौदा में based है, मगर पिछले 20 साल से बड़ौदा में
खास हमारा काम में हम लोग ने बहुत सारा दूसरा एक्सपेंशन किया. शी हैड द कैपेसिटी, अ वेरी न्यू पर्सन आउट ऑफ द सिटीज, बड़ौदा सिटी की नहीं थी, नवसारी से आई थी, मगर कुछ वक्त में उसने यहाँ पे बड़ौदा रीजन बोल सके, बड़ौदा रीजन का काम है, उसने इतनी बड़ी टीम खड़ी की, उसने उस लीडरशिप को मायना दिया. वो on that too at the age when she is just in the first year, second year of college. I really doubt कि in the last 20 years जो नहीं हो पाया वो कोई और इतनी खूबी से, इतनी बखूबी और इतने सारे नाते रिश्ते बनाकर, नए लोगों के साथ रिश्ते बनाकर अगर खड़ा कर सके. I think it only had to be Avdhi. And I'm so proud of the woman that she has become. टाइम मैनेजमेंट वाले दोस्त, 5-7 मिनट एक्सटेंशन होने वाला है. अवधि जब आई थी, जब पहली बार मैंने उसको वर्कशॉप में देखा था और जो भी बातें सुनी, तभी वो क्वीन ऑफ फैशन एंड क्वीन ऑफ कंफॉर्मिटी थी. चुलबुली थी, कपड़े पहनना, नाचना गाना, खुश रहना, कूल लाइफ जीना, पैसे कमाना, हाई फाई लाइफ के सपने देखना, पूरी दुनिया जो करती है ऐसी लड़की थी. और हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की ऐसे करवटें बदल सकती है, टर्न हो सकती है, और कितनी बार टर्न हो सकती है. फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये लड़की जाएगी और वापस आएगी. चलो वापस तो आ गई. उसकी जो कहानी है, मैंने उसको भी कई बार बोला है कि मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का दिल और किस प्रकार की तेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि रिजेक्ट होने के बाद उसको कुछ खास पड़ी नहीं है, एम्बिशन है और रास्ते में कुछ किलोमीटर जाके वापस आती है. लेकिन वही दिल उसने लास्ट, अब तो 3 साल होने आए, कितनी बार बताया है. एक बार नहीं, जो उसकी स्टोरी में आना मुमकिन भी नहीं है. वो तुरंत रास्ते बदलती है. मैं आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूं. आपको लगेगा, माने सब दोस्त जानते ही है, उसको किसी की भी पड़ी नहीं है. वो मेंटर्स के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, बट शी इज वेरी इनोसेंट एंड ट्रूथफुल एंड वेरी फ्रैंक. तो वो हम लोगों को कुछ भी बोलती है, कोई भी क्वेश्चन करती है, and we are very proud of her for that, because that kind of independent mind we want, कि सामने बोले, सामने क्वेश्चन करे. अब जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है वो कभी कभी गलती भी करता है, कभी कभी ऐसी भी चीज बोल लेता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए. वो मम्मी पापा के साथ करेगी तो हमारे साथ भी करेगी. दूसरे दिन उसका अपोलॉजी का मैसेज आता है कि संजू भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई वॉज नॉट रिस्पेक्टफुल. हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बच्ची है, वी आर वेरी हैप्पी वॉट एवर शी डज, बट इनएविटेबली उसका मैसेज आता है. काम को लेके, काम मिस हो गया, किया नहीं, ये वो हर जगह वो इसी दिल से सब कुछ करती है. मुझे याद है कि करीबन 1.5 साल हुआ था उसके एमएचई का, और मैंने एमएचई रिलेटेड सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी शुरू कर दी. वो मुझे भी पता नहीं था. शी इज कमांडिंग दैट सो मच. उसका परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी, उसके हाथ में कुछ दिया, हम सुकून से सो सकते हैं. वो या तो करेगी, नहीं होगा तो बताएगी, नहीं आएगा तो पूछेगी, सीखेगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं. उसकी मैनेजमेंट एबिलिटी, अब पता नहीं मुझे कि मैनेजमेंट कॉलेज उसको क्या सिखाएगी. ये लड़की हर रोज मुझे फॉलोअप करती है, सबको फॉलोअप करती है, और 5-10 दिन में एक आध बार करने की बात नहीं है. चुन चुन के कहीं से छोटी छोटी बातें याद दिलाती रहती है कि ये इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका वक्त आ गया, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिजाइन करना पड़ेगा, इसको शेड्यूल करना पड़ेगा. इतने सारे उसके मैसेजेस आते हैं. मैं सच बोलता हूं, ओएसिस में जैसे मैंने हर्ष को कहा कि परफेक्शनिस्ट में मुझे मैच करता है, ये लड़की मैनेजमेंट में मुझे मैच करती है. मेरे साथ लड़ती है और मुझसे भी वो आगे जा चुकी है. इतनी सारी उसकी ये उम्र में ग्रिप है.
तो ये उसने हर रोज किया है, बहुत सिंसियरली किया है। और 2-2.5 साल की इतनी सारी सिंसियरिटी वाली प्रैक्टिस, तो फिर शी इज लाइक ए स्पॉन्ज, जो हम बोलते हैं एजुकेशन में कि इंसान को स्पॉन्ज होना चाहिए। का मतलब ये हुआ कि कुछ भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पॉन्ज होता है तो सीखता है, तुरंत ही कुछ देखा तो वो सीख लेता है। तो शी इज लाइक ए स्पॉन्ज, शी लर्न्स वेरी फास्ट एंड शी हैज लर्न्ड सो मेनी लिटिल थिंग्स कि आप बात मत पूछो। एक ही बात मुझे बतानी है ऐसी लड़कियों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स भी बैठे हैं और समाज के बहुत सारे अग्रणी भी बैठे हैं, हमारे बहुत सारे माननीय हमारे ट्रांसलेशन की टीम भी बैठी है। सब लोगों को ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में कमी क्या है। तो हमारे घर पे हमारा बच्चा सबको प्यारा होता है, उसको खरोंच आए गिर जाए तो माँ बाप का दिल टूट जाता है, उसको थोड़ा बहुत बुखार आ जाए तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। लेकिन बाजू में अगर सुसाइड होता है तो हमारा दिल नहीं हिलता। उसको बचाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, वो उसका मामला है, हमारा मामला नहीं है। और ये चीज हमारे समाज को, हमारे देश को गिराती है, क्योंकि इसमें एक सेल्फ सेंटर्डनेस आती है। वो मेरा भाई नहीं है, ये मेरा लड़का नहीं है, मुझे उससे नाता नहीं। हाँ हुआ, दुख हुआ, बात खत्म हो गई। मैं क्या कर सकता हूं ये हम नहीं सोचते। मैं कुछ कर सकता था, आई थिंक जो उसकी लाइफ में हुआ है मेरी लाइफ में भी हुआ है। 2-3 मेरे दोस्तों ने भी सुसाइड किया था और हर बार हमें ये होता है कि यार काश मैं कुछ कर पाता, और मैं नहीं कर पाता और नहीं किया तो कितना वो बर्डन होता है हमें, वो पूरी जिंदगी वो चीज हमको खाली जाती है। तो ये लड़की इतनी छोटी, इतनी मजेदार जिंदगी जीने वाली, अगर इतनी गहराई वाली बात कर सकती है तो आई थिंक उसको क्वीन ऑफ कॉन्शियंस का तो खिताब मिलना ही चाहिए। मैं बहुत चूजी और बहुत ही केयरफुल प्रकार का इंसान हूं। 2 साल हुए हैं उसको आए, 3 साल हुए हैं, और जिस एमएचई के प्रोसेस में से वो अभी खत्म नहीं किया, उसके पहले बिना हिचकिचाहट मैंने उसको एमएचई का प्रोसेस लीड करने के लिए न्योता दिया, और उस बात को भी आज 6-8 महीने हुए हैं। एंड लास्टली आई मस्ट टेल यू दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिसीजन एंड शी इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। थैंक यू। सो ये रही अवधि की बात। अब आती है मम्मी पापा की बारी। मम्मी पापा प्लीज। पहले तो आपको बहुत बधाई इतनी अच्छी लड़की होने के लिए। हर घर में ऐसी बच्ची पैदा होनी चाहिए। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भी ये जो जितनी सेंसिटिव है, मैं सेंसिटिव हूँ। मैं खाली थैंक यू ही बोलना चाहूंगा वो चीज को। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सच बोला संजीव भाई कि वो किसी को भी मुंह पर कुछ भी बोल देती है। वो आज का नहीं, छोटी है तब से ऐसी है। स्कूल में भी ऐसी ही थी। उसके टीचरों के साथ भी वो 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए इतनी झगड़ती थी, इतना बोलती थी। टीचरों भी हमको कंप्लेन करते थे, मैं ही जाती थी ज्यादा, तो कंप्लेन करते थे कि 2 मार्क के लिए तो कितना सर ऊंचा नीचे करके हमको सबको हैरान कर देती है। लेकिन वो टीचर भी इसके जो काम उसका जो करती थी उससे बहुत सेटिस्फाइड थे। और आपने बोला उसको जो नहीं समझ आता, पूरे क्लास में टीचर क्या बोलती, पूरे क्लास में अवधि को समझ आ गया तो समझ नहीं लेना कि सबको समझ आ गया। क्योंकि उसको जरा भी समझ में नहीं है, तुरंत पूछती थी।
मतलब वो क्वालिटी उसमें पहले से ही है। और आपको जो हैरान करती है उसके लिए हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं कि जो आप थैंक यू वेरी मच मेरी बेटी को इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक्स। सो आई थिंक मुझे लगता है आपको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, आपने आपकी जो बात बताई, मेरे पापा बराबर आपके जैसे थे और मैं बहुत याद करता हूँ। लास्ट ईयर ही वो गुजर गए। और पापा का बहुत बड़ा काम होता है बच्चों का सम्मान और बच्चों की गलत आदतें और जो कहते हैं हम बीइंग प्रिविलेज्ड विदाउट वर्किंग का जो निकालना, एंटाइटलमेंट जिसको कहते हैं। तो वो बच्ची है, इसके लिए ही मैं बोलता था कि देखो बेटा, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे पैरों पे खड़े हो तो तब तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या कितने गुण या 100 होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वही था। मैं ये इसलिए ये बात उनसे निकलवाना चाहता हूं कि हमारे ओएसिस में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो काफी अच्छे एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, और जहां एफ्लुएंस होती है, पैसा होता है, वहां हमने हमेशा देखा है कि बच्चे की हर जरूरत को तो पूरी करना ठीक है, लेकिन उसके हर फेड को, माने आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और प्यार के नाम पे पेरेंट्स ये सब करते रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो कितना कितना बच्चे को नुकसान करने वाला काम करते हैं। तो ये प्यार है, बहुत ही समझने की चीज है कि बच्चों को प्यार से, बहुत सारी फीलिंग्स से कोई ऐसी चीज देनी जिसकी बच्चों को कीमत नहीं हो। उसकी जगह पे बच्चों को ये कहना कि बेटा जरा कमा के करके दिखाओ, जो बोलना भी डिफिकल्ट है पेरेंट के लिए, बच्चे के लिए सुनना भी डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है सुनना। और अगर ये बच्चा सुनता है, समझता है, उसका सम्मान जागरूक होता है और फिर वो जो करता है, उससे ही पेरेंट्स की जो गौरव होती है, जो माँ बाप को जो गौरव होता है, वो बाद में उसी से होता है। ये डिफिकल्ट काम मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट्स करे, बिना सोचे बच्चों की सब इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। हम लोग इसके लिए बहुत लड़ रहे हैं, खास करके एफ्लुएंट जो फैमिलीज होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे। सो आई थिंक ये अमेजिंग कमाल का फैमिली है। इट इज अमेजिंग स्टोरी, इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, सो लेट अस हैव अ फोटोग्राफ सेशन। One more thing to add. I think Yes. पापा राइट थे। आज मुझे 500 रुपए की कुर्ती खरीदनी होती है ना, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि मैं खरीदूं कि नहीं, क्योंकि मेरे बजट में नहीं आती। सो आई थिंक आज मुझे समझ में आ रहा है कि पापा क्या सिखाना चाहते थे। Okay guys,